boss at home. Okay. You know, I always think of a thing. I bring an idea and then I get approval from him, and when he approves, then I feel so empowered that I can do it all alone. कि पंखहीन नहीं रहना है, अपने उड़ान भरनी है, पंख जो है वो अपने वो सलामत रहने चाहिए। तो कुछ बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो अंडर प्रेशर होते हैं, रिस्क नहीं लेना आता है, तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, जजिंग उनको कर रहे हैं, हम अभी यहाँ हैं, वो वहाँ यहाँ हैं, हम इनको जज कर रहे हैं। डू वी हैव दैट मैंडेट? अगर सिविल सर्वेंट नहीं तो आप क्या होते? फैशन डिजाइनर। कोई ऐसा फेलियर देखा हो जिस फेलियर की आपको उम्मीद नहीं थी? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जो कि अभी डॉक्टर है, तो शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, बट माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। मेरा नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया था मेरा। कैसे आपको लगा कि नहीं, जो मैंने पहले सोचा था करना मुझे वही है, ये बने कैसे रहे इसमें आप? माई स्टडी जो थी वो थोड़े सी कईयों के लिए पेन हो जाती थी कि इतना क्यों पढ़ती है भाई, इतना क्या कर लेगी, तो नारी तो अबला होती है, क्या ही कर लेगी। तो यही होता था कि संभालना तो चूल्हा ही है। हाँ, संभालना चूल्हा, ये क्या करना है करके, और शादी करा दो, अच्छे अच्छे रिश्ते, फाइनेंशियली गुड बैकग्राउंड वाले, इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, ये वो। आपने बॉस लेडी एटीट्यूड कैरी किया है थ्रू आउट योर लाइफ। यस। अब इस एटीट्यूड का राज क्या है? जो हार्ड वर्क करेगा वो किसी भी तरीके के चैलेंज को डेफिनेटली फेस कर सकता है। जो मुकाम पे पहुंच गए उन्होंने मुश्किलें नहीं देखी, उन्होंने मुश्किलों को देखा बट मुस्कुराहट से देखा। मुश्किल को भी मुस्कुराहट से देखना वो एक बहुत बड़ी कला है। बोलते तो सब है, फिर बनना डिफिकल्ट हो जाता है, होते होते फिर इंसान अपना माइंड चेंज कर लेता है। किस तरह से आपने इसको बनाए रखा? मतलब कोई लड़की अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाई और उसके पहले ही पढ़ाई के खत्म होते ही जॉब भी नहीं लगी तो शादी हो गई। छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका, करा लो उससे झाड़ू पोछा, और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले। तो वो एक लाइन्स थी उनकी जो वो बोलती थी बार बार, पंखहीन नीरस जीवन को अब तो रेंगना ही होगा। तो वो चीज़ जो थी ना वो मुझे डराती भी थी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेप्शनल जर्नी बाय वैस। और हमेशा की तरह मैंने हर बार प्रॉमिस किया है कि मैं अलग अलग एक्सपीरियंसेस आप तक लाऊंगा, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाऊंगा। और आज जिन पर्सनालिटी को हमने बुलाया है ये बहुत ख़ास और बहुत डिमांड में, हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई इनकी कि हम इनको एज गेस्ट इनवाइट करें। काफ़ी दिनों से हम इनको कोशिश कर रहे थे और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए इनको इनवाइट करने में। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये 2004 बैच के जेकेएस ऑफिसर, क्वालिफाइड ऑफिसर है और रैंक 5th था इनका। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने सर्व किया है। कौन से डिपार्टमेंट्स में इन्होंने सर्व किया है, क्या क्या इन्होंने काम किया है, जब पर्टिकुलरली जम्मू को कैसे ब्यूटिफिकेशन में इनका हाथ है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम सुनैना शर्मा मेहता मैम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन मैम। फाइनली हम आपको यहाँ तक ला पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सारी स्टोरी आपसे सुनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई रियली फील सो इलेटेड टू बी हियर विद यू ऑल। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन कि आप जम्मू रीजन से हैं। यस। कहाँ के रहने वाले हैं और उस जगह की क्या खास बात है? देखिए, मैं जम्मू की रहने वाली और कानाचक जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, मैं कानाचक गांव को बिलोंग करती हूँ। और झिड़ी और कानाचक जैसे आप जानते हैं, झिड़ी का मेला जहाँ पर वार्षिक तरीके से होता है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है, तो उस एरिया को मैं बिलोंग करती हूँ और वहीं पे मेरा बचपन जो है वो बीता है। आप एक सिविल सर्वेंट है, आपका बचपन वहाँ से बीता है, आपने अपनी बेसिक एजुकेशन वहीं से हासिल किया है? मैं वहीं रहती थी और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज स्कूल नागबनी से की है और 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की है, 1st से लेके 12th तक। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट स्कूल का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था, मतलब स्कूल पहुंचने का, तो वो उस टाइम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने अच्छे नहीं थे,
तो जो हर्डल्स हमने देखी हैं, जिस तरीके से हम टाइम को मैनेज मतलब करना हमारे लिए इतना बड़ा एक चैलेंज रहता था, एवरीडे चैलेंज होता था स्कूल पहुंचना, तो वो दिन जो है वो अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है और वो स्ट्रगल्स अभी भी ताज़ा है मेरे दिमाग में। मैम, मैंने तो बहुत सुना है आपके बारे में, जी, क्योंकि किसी भी गेस्ट को बुलाने से पहले हम थोड़ा सा R&D भी करते हैं, और क्योंकि आपकी डिमांड भी थी, बच्चे भी पूछ रहे थे, एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि हम आपको इनवाइट करें। बिफोर डाइविंग इनटू योर जर्नी कि आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट किया है, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स किया है? यस, आई एम एन M.Com फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। देन आप अपने यहाँ से वो जम्मू कैसे, कब शिफ्ट हुए थे? हाँ, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि लकीली आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और मेरे फादर फादर एंड मदर दोनों का एक विजन था कि बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर किसी भी तरीके का समझौता नहीं होना चाहिए, और मतलब अच्छा एक फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, और आई फील माई सेल्फ टू बी वेरी लकी कि ये अभी कुछ दौर पहले से शुरू हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने जब ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, मेरे फादर का जो विज़न था वो उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटी थी, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मन्नत से मांगा है। तो उनको ये था कि मेरी एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। मेरे 3 भाई हैं, तो बड़े ब्रदर एक हैं, फिर उसके बाद पापा ने मन्नत की कि मुझे एक बेटी भगवान ज़रूर देना, और मैं मन्नत से आई, और उसके बाद उन्होंने, और 2 मेरे छोटे भाई भी हैं, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे पे, कोई भी पैसा खर्चने में उनको कोई हतक नहीं हुई, और हमेशा उन्होंने जैसे जैसे मुझे देखा कि मैं बहुत शुरू से ही बचपन से इंक्विजिटिव बहुत थी, मतलब अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, फिर पापा के साथ क्वेश्चंस करने, जैसे बच्चे जनरली करते हैं अपने, और जो बड़ा बच्चा ऑब्जर्विंग बच्चा होता है ना, वो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरे फादर ने हमेशा मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का बड़ी सहजता से जवाब देके मुझे एक बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग दी। और जब उन्होंने देखा कि शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो उन्होंने मेरे को मेरी एडमिशन नागबनी स्कूल में करा दी। और उसके बाद जब मेरा वहाँ का जो एजुकेशनल सफ़र शुरू हुआ, उसमें आई वॉज ऑलवेज एट द टॉप। तो एक्सीलेंट लेवल पे जो उन्होंने मुझे देखा कि ये तो बहुत अच्छे से कर रही है, और मेरे मामा जी भी मेरी इंस्पिरेशन हैं, DC रैना साहब, उन्होंने भी जब देखा कि किस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम्स में, और टीचर्स भी जब PTM होती थी तो वो बताती थी कि नहीं शी इज़ सो डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, तो मेरे फादर को एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता था, और अच्छे से उन्होंने हमें, मतलब अगर जहाँ ट्यूशन की ज़रूरत थी, जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत थी, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मतलब अच्छे से उन्होंने हमारा ख्याल रखा। बट एक स्टेज आई जब उनको महसूस हुआ कि अब इसको आगे दिक्कत आएगी 10th के बाद, तो 10th तक भी उन्होंने मेरा जो बोर्ड्स थे CBSE के, उसमें भी उन्होंने मेरी सपोर्ट की। देन उन्होंने मुझे और मेरी मदर जो हैं वो जम्मू में हमने मतलब रेंट पे लेके रहना शुरू किया पंचतीर्थी में, और वो फैमिली भी लकीली हमारी फैमिली अपनी फैमिली थी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी जर्नी इस तरीके से जो है वो चली। और मैं आपको बताना चाहूँगी उस टाइम पे मुझे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, बट वही था, वो एक स्टेज थी वो लाइफ की जब लोग ये समझते थे कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, क्योंकि वो साइंस नहीं कर पा रहे, तो शायद वो इसलिए आर्ट्स ले रहे हैं। और मैं 10th के बाद ही आर्ट्स लेना चाहती थी, बिकॉज आई वांटेड टू बी इन सिविल सर्विसेज, बट समहाउ वो चीज़ें, हमारी जो सोसाइटी का वो था, वो चीज़ रही। 12th तक मेडिकल नॉन मेडिकल रहा मेरा। देन अगेन आई वांटेड कि यार मुझे ग्रेजुएशन करनी है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट नोबडी अग्रीड टू इट, एंड उन्होंने कहा चलो तुमने साइंस नहीं करनी तो तुम कॉमर्स कर लो। तो कॉमर्स में मैंने जो है वो ग्रेजुएशन की अपने परेड कॉलेज से, और उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने M.Com की। बट उस पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई जो मेरा जो था कोर्स, वो एक टोटल ये था कि येस आई एम बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म ताकि मैं अपीयर कर सकूं एग्ज़ाम में, बट मेरा फोकस हमेशा यही रहा कि आई हैव टू अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो वो GK का जो बेंट ऑफ माइंड, फिर इंग्लिश स्पीकिंग एज वेल एज इंग्लिश लर्निंग, मतलब पूरा माइंड में क्लैरिटी होना, वो एक मेरा बहुत बड़ा फोकस रहा। और मुझे लगता है कि वो एक जर्नी जो होती है ना, इट्स यू नो एक्चुअली हाउ यू बिल्ड योर हैबिट्स। कैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो, फिर कैसे आप धीरे 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 डेली पढ़ रहे हो, डेली आप वर्ड मीनिंग्स लिख रहे हो। आई स्टिल रिमेंबर द रजिस्टर्स, जब वेकेशन होती थी तो हमने एक कॉपी लगा लेनी, उसके ऊपर वर्ड मीनिंग्स, न्यूज़पेपर पढ़ना, वर्ड मीनिंग्स, डिक्शनरी, रेफरेंस। वो 5th 6th की बात मैं बता रही हूँ आपको।
तो मतलब उस टाइम पे ही एक जागरूकता थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो काफ़ी उनका अच्छा था, वो सोसाइटीज़ में भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में थे, उनकी काफ़ी मतलब रहता था, ऑफिसर्स आते रहते थे, और जब हम देखते थे ऑफिसर्स का आना, डीसी आते थे उस टाइम या और ऑफिसर्स आते थे, तो हमें लगता था नहीं यार, दिस इज़ एक्चुअली द मतलब राइट पाथ विच वी शुड गो फॉर। तो वो चीज़ जो थी ना, उससे वो ड्रीम्स जो थे वो और पक्के होते चले गए, और वही सफ़र धीरे धीरे कंसिस्टेंसी वाला जिसको मैं कहूँगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। ब्रिलियंस होना एक सेपरेट चीज़ है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितना आपका ब्रेन शार्प है, वो उतना मैटर नहीं करता जितना आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैटर करता है। तो मुझे लगता है ऑल थ्रू दिस जर्नी जो मैंने डिसिप्लिन रखा और जो मैंने फोकस रखा और कंसिस्टेंसी रखी, आई थिंक दैट ब्रॉट मी हियर टुडे। आपने बोला कि आपके घर में ऑलरेडी आप इसमें बहुत क्लियर थे कि आपको सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में जाना है, और आपके जाहिर है कि उस टाइम डिस्कशंस भी हुए होंगे घर पे आपके फादर के साथ। आप नहीं कन्विंस कर पाए उस टाइम उनको, क्योंकि आप बोल रहे कि आपने आपको ह्यूमैनिटीज चाह रहे थे, क्योंकि ये अक्सर आज के दिन में भी बच्चा यही फेस करता है। मुझे नहीं लगता कि आज ये बच्चे फेस कर रहे हैं, मतलब टू सम एक्सटेंट जिनसे मैं मिलता हूँ करते हैं, और ट्रेडिशनल तरीका ही चल रहा है अभी भी। जो आप बोल रहे हैं आई कैन रिलेटेड, स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू दिस फेज जब उनका ग्रेजुएशन होता है। किस तरह के डिस्कशंस आपके साथ, आपके फादर के साथ उस टाइम चले, और देन व्हेन यू स्टार्टेड एमकॉम, क्योंकि ये कॉमर्स लाइन थी, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन डूइंग नाउ। कुछ हेल्प हुई आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स से? अब मैं बताना चाहूँगी, एक्चुअली तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज कि मुझे IAS का ही करना है, सेंट्रल सर्विसेज, बट गॉड के अपने प्लान्स होते हैं। किसी वजह से मैं सिविल सर्विसेज का जो UPSC का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है। अपनी फैमिली कुछ आ जाती हैं कंपल्शंस, बट जब मैंने इसके लिए दिया है अपना स्टेट का तो ये हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि वो जो जर्नी थी वो शायद मेरे लिए मतलब ट्रिपल टफ रही। क्यों? क्योंकि मेरा कॉमर्स जो बैकग्राउंड था वो मुझे सब्जेक्ट को चूज़ करने में हेल्प नहीं कर पाया। दैट टाइम वी हैड 2 ऑप्शनल्स जो हमें अपेयर करना पड़ता था। आज सिस्टम चेंज हो चुका है, आज GS को ब्रॉडन कर दिया गया है। GS जो सिलेबस है दैट हैज बीन ब्रॉडन्ड एंड ऑप्शनल इज नाउ 1। और उस टाइम प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल हुआ करता था। और प्रीलिम्स में भी एक ऑप्शनल होता था। तो देन आई हैड टू मेक अ चॉइस। फिर ज्योग्राफी मैंने आई स्टडीड राइट फ्रॉम द स्क्रैच। देन मेरे को सोशियोलॉजी लिया मैंने। तो ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी जो है उसमें मतलब महारत हासिल करना कि आप इतना अच्छा स्कोर ला सको कि आपका रैंक भी अच्छा हो, आप सिलेक्ट भी हो जाओ, तो उसके लिए मुझे बहुत बड़ी जर्नी जो है उसके थ्रू मुझे जाना पड़ा। बिकॉज एक्चुअली व्हेन आई वाज परसुइंग माय MCOM तो मेरी सिलेक्शन एक सेंट्रल एग्जामिनेशन में हो गई, जो मैंने एक फॉर्म भरा था तो उसमें आई गॉट सेलेक्टेड एंड देन आई हैड टू जॉइन दैट। गवर्नमेंट सर्विस मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। माय फादर सेड कि आपको ये ज्वाइन करना है, और दैट वाज जस्ट मतलब वो मैंने एक ऐसे जब आप इतनी तैयारी करते हो तो छोटे मोटे एग्जाम तो एकदम ऑटोमेटिकली मैं बच्चों को बोलूँगी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यू नो व्हेन यू एम फॉर मून यू गेट स्टार्स। तो मैं उस टाइम MCOM के 3rd सेमेस्टर में थी जब मेरी जॉब जो है वो वहाँ पे, और इंटरव्यू भी मैंने जो है 35 सरदार पटेल मार्ग, अच्छा मतलब मेरा इट वाज अ वेरी गुड सर्विस जिसमें मैं थी। तो I got and I was the only one from J&K who got selected out of 1600 applicants. तो then when I joined तो वो जो मेरी स्टडी ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की थी वो इतनी अभी मेरी पक्की नहीं हुई थी, मुझे वो सारा पढ़ना पड़ा। बट मुझे मौका मिला दिल्ली में थोड़े महीने रुकने का। दैट टाइम आई डिड द रिसर्च, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की रिसर्च करके आई मेड माई ओन नोट्स। इतना टाइम मेरे पास नहीं था क्योंकि मैं जॉब में आ चुकी थी, मैं कोचिंग नहीं ले पाई दिल्ली में। जस्ट फॉर 4 मंथ्स मैंने गाइडेंस ज़रूर ली है, करियर पॉइंट होता था उस टाइम के सिद्धार्था का, तो उनसे मैंने 3 मंथ्स का वक्फा था मेरे पास, 3-4 मंथ्स का। तो मैंने उसमें पूरा आंसर राइटिंग स्किल्स, ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी का ब्रॉड हॉराइजन क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी किस तरीके से करनी है, फिर उसमें मैप ड्राइंग किस तरीके से, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोजेक्ट द थिंग्स बाय यूजिंग द मैप्स, हाउ टू ड्रॉ द मैप्स योर सेल्फ, the world map also and the India's map also,
जिससे आप डिपिक्ट कर पाओगे आप क्या शो करना चाहते हो. सो वैसे राइटिंग स्किल्स और कैटेगराइजेशन की आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन कैसे करके टॉपिक को जो है तैयार करना, दैट आई लर्नड फ्रॉम देयर. So, and same was the case for sociology. I met Upendra sir once only because I couldn't join the coaching, but he guided me very well for 2 hours. And then I started my own journey of creating my own notes, referring to books and all. So, but I was fully motivated always. Even though I didn't have my own subjects, I was never dejected. मुझे लगा कि यही अब because this is what actually I wanted to do after my class 10th. बट आई couldn't do that. वही चीज़ आ गई, पेरेंट्स कई बार बताते हैं बच्चों आपके इंटरेस्ट के लिए ये वाली नहीं, ये वाली चीज़ ठीक रहेगी. Then the children, sometimes, and that time was a different time from the times which we are going through now. Right. And उस टाइम पे हम सबमिसिव ज़्यादा थे हम लोग, तो हमें भी उतना कॉन्फिडेंस शायद बचपन में उतना नहीं था कि जो हम फैसला ले रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में सही रहेगा. बट आज का जो बच्चा है, जो आज का ये सोशल मीडिया का युग है, और जो बच्चों को पूरा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, उसमें वो अगर कुछ सोच रहे हैं ना, तो मेरा पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि वो उनकी बात ज़रूर सुने. हमारे हॉराइजन्स बहुत बहुत नैरो थे, क्योंकि जितना हम देख पाते थे ना, वो कोई सोशल मीडिया तो था नहीं. इट वॉज ऑल वॉट वी वर विजुअलाइजिंग प्रैक्टिकली, जहाँ हम खड़े हैं. और हमारी जर्नी कहाँ से थी? कानाचक से लेकर नागबनी स्कूल, और कभी कभार जम्मू सिटी. इससे ज़्यादा तो जर्नी नहीं है. कभी चले गए घूमने, कभी आगरा गए या कभी दिल्ली घूमे होंगे, तो मतलब ठीक है वहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय किया आगे. बट हॉराइजन्स नहीं खुलते हैं ना उतने ज़्यादा, तो उस टाइम पे उतना नहीं ना पता होता इंसान को. लेकिन ये है कि अब बच्चों को पता है कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसका क्या मतलब है, इसका कोर्स करेंगे तो क्या मतलब होगा, कंप्यूटर साइंसेस करेंगे तो उससे क्या होगा, या फॉर दैट मैटर अगर हम जैसे साइकोलॉजी इज़ अ वेरी नाइस एंड एमर्जिंग सब्जेक्ट दीज डेज. बच्चे साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं, तो दैट्स मतलब बहुत अच्छा फील्ड है वो, जिसको कि कभी शायद एक्सप्लोर नहीं किया था. मैं ये कहूँगी ह्यूमैनिटीज़ उस टाइम अनएक्सप्लोर्ड था कम उसका जो एक जिसकी इन डेप्थ उसका जो हॉराइजन्स थे, वो इन डेप्थ स्टडी उस टाइम पे नहीं हुई थी. पर उसके बाद हमारा करिकुलम इतना वाइडन हो गया है, इतना स्कोप है हर एक सब्जेक्ट में, कि मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म भी है सब्जेक्ट. बिकॉज साइंस में हम मोर ऑफ मोटराइज्ड रहते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ जो है दैट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लाइफ ऑल्सो, हाउ टू लिव लाइफ ब्यूटिफुली. क्योंकि लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट becoming successful in one particular field you want to. It has so many alignments with it. So we need to work on that also. I guess 10th से आपने बोला कि 10th से आपने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि आप सिविल सर्विसेज. नहीं, मैंने सेकंड में सोचा था. सेकंड में सोचा था सिविल सर्विसेज का. सेकंड में आपको सेकंड में, एंड आई टेल यू, मैंने कल्याणी एक आता था ना, उड़ान सीरियल आता था, तो वो बचपन में हमारे घर पे जब भी मैं देखती थी, तो बेसिकली मतलब मुझे वो पुलिस वाला जो उसका रोल था, दैट यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट. तो वो भी एक अलाइंड एलिमेंट था. यस, सेकंड. नॉर्मली ऐसा होता है मैम कि बच्चा बड़ा होता है 10th और 12th के बाद इंसान डिसाइड करता है. बट यू ऑलरेडी डिसाइडेड इट वेरी अर्ली. और एंड आई टेल यू, जब मुझे पूछा जाता था, मैं इतनी सी थी कि आपने क्या बनना है बड़े होके, ऑफिसर बनना है मुझे ऑफिसर बनना है. उसमें फिर मैं डिफरेंट वो देती थी उन लोगों को ना, कि कभी मतलब टर्मिनोलॉजी जो हमारी है आज की ब्यूरोक्रेसी की, तो वो सारा मेरे माइंड में हमेशा चलता था. बट बोलते तो सब है, आज का भी बच्चा बोलता है कि बनना है. फर्स्ट सेकंड वाले को पूछते हैं, फिफ्थ वाले को पूछो क्या बनना है, तो मुझे अफसर बनना है, मुझे पायलट बनना है, कोई भी चीज़. फिर बनना डिफिकल्ट हो जाता है. होते होते फिर इंसान अपना माइंड चेंज कर लेता है. I don't know, but I was very किस तरह आपने सेकंड क्लास से, पता नहीं लोग कितना इसको अपने आप से वो कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे. लोग को लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आप बोल रहे हो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, और किस तरह से आपने उसको बनाए रखा. मतलब 10th 11th 12th तो ऐसी एज होती है कि जिस एज में फिर 10 ऑप्शंस और खुल जाते हैं. तो कैसे आपको लगा कि नहीं जो मैंने पहले सोचा था करना मुझे वही है, तो ये बने कैसे रहे इसमें आप? जब हम बचपन में चीज़ें देखते थे ना, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे एरिया में डीसी साहब आए उस टाइम. फिर एक बार बीडीओ साहब आए जो एरिया के. तो जब मैंने उनको जो देखा कि उनके आने पे और
जनता सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगी आपको। मैं बचपन से ऑब्जर्व करती थी कि हमारा घर काफ़ी बड़ा था, प्रॉस्पेरस तरीके से पापा ने हमें पाला और अच्छी लाइफस्टाइल हमें उन्होंने वहाँ पे दिया। गांव के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल हमारा पूरा अपना घर वगैरह। और इनफैक्ट मेरे फादर सोशल वर्क भी बहुत करते थे, तो लोग आते थे हमारे घर कि भाई बताइए इसका मसले का कैसे हल करना था। तो पढ़ते पढ़ते भी कई बार हम लोग सुन रहे होते थे। तो जब वो डीसी साहब ने आना था तो उसके पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि हम बताएंगे कि हमारे यहाँ पे इस मोहल्ले में पानी नहीं आता है, यहाँ हमारी फसल ख़राब हो गई है, ये वाला मसला, वो देखो वो पुली अभी बनी नहीं है, उससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। और वो दिक्कतें हम फेस कर रहे थे एज चिल्ड्रन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमें बस में जो बैठना है उसके पहले जो भी जहाँ से नाला एंड ऑल एवरीथिंग दैट, वो जो गांव का एक सेटअप होता है उसमें जो दिक्कतें हमें दिखती थी कि पुली नहीं बनी है या कहीं कीचड़ हो गया है, वहाँ सफाइयाँ नहीं हैं। तो ये सारे इश्यूज जब वो लोग बड़े लोग आके डिस्कस करते थे गांव के, तो हम उनके साथ जब उनकी बात सुनते थे तो अपनी जो प्रॉब्लम आती थी, जब सुबह बस तक पहुँचना, स्कूल पहुंचने के लिए नागबनी स्कूल में 7 बजे अगर पहुंचना सुबह, तो उसके जो हमारे रिलेटेड इश्यूज थे वो कोरिलेट करते थे। और फिर आता था कि जब डीसी साहब आएंगे ना तो ये मसला हल हो जाएगा, बीडीओ साहब आएंगे तो ये वाली नाली जो है हमारी इसके सैंक्शन हो जाएगी और ये हो जाएगा। दैट टाइम मुझे लगता था यार फिर ये कुर्सियाँ अच्छी हैं जहाँ पे पब्लिक की सेवा मैं कर सकती हूँ, मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर मैं उनको हल कर पाऊँ तो इससे बढ़िया तो और कोई तरीका ही नहीं है और कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं लोक सेवा कर सकूँ। वो मेरे माइंड में घर कर गई। और वो डीसी साहब जब आए तो वो माइंड में रहा। बीडीओ, फिर मैंने उनकी फुल फॉर्म्स पूरी पूछी, फिर दिमाग में आया। अच्छा, फिर पापा को पूछती थी मैं कैसे बनना है पापा, हमें किस तरीके से ऐसे पहुंचना है। फिर उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा बताना कि इस तरीके से जो है वो आप पढ़ाई करते जाओ। जब स्कूल में क्विज़ कंपटीशन होने उसमें मैंने भाग लेना, डिबेट्स होनी उसमें मैंने भाग लेना, और मतलब यूनिवर्सिटी तक मैंने बहुत कॉम्पिटिशन्स जो है उसमें भाग लिया है। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इतनी शिद्दत से मैं पीछे लग जाती थी ना कि भाई मुझे ये कंपटीशन जीतना है तो जीतना है। तो देन उसमें बुक्स जितनी चाहिए वो सारी मुझे प्रोवाइड हो जाती थी। कई बार मैगजीन्स की कमी रहती थी क्योंकि वहाँ पहुँचना मैगजीन्स का वो दिक्कतें रहनी, बट उसके बावजूद जो हमारे वहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग थे उनके घर जाके, जो कोई एमए कर रहा है या कुछ, उनसे पूरी गाइडेंस लेके पूरी डिबेट का कंटेंट कैसे लिखना है, वो मतलब एक एक चीज़ पे मुझे आई वॉज ऑन अ सुओ मोटो जो है ना एक्सरसाइज पे थी हमेशा। मुझे कोई ड्राइविंग फोर्स ऐसा नहीं था जो मुझे बोलता था कि आप पढ़ो, मैं खुद जो है उसके पीछे अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। तो मतलब आपको बेसिकली मोटिवेशन की कभी एज सच जरूरत पड़ी। जब आप जम्मू आए, छोटे से गांव से फिर जम्मू आए, जम्मू कंपैरेटिवली वाज अ बिगर सिटी। यहाँ आपने देखा कि लोगों के सपने बड़े हैं, जो मैं एक्चुअली जिस चीज़ को चेस करना चाह रही हूँ, इट इज़ अ बिगर चैलेंज, क्योंकि वो इट वाज अ बिगर चैलेंज बैक देन ऑल्सो। जब आपने इसको तैयारी करनी स्टार्ट की तो आपको लगा कि जो मैं सोच रही थी और जब मैं अब जो पढ़ रही हूँ ये दो अलग चीज़ें हैं, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग? नो एक्चुअली मैंने कंडीशनिंग अपनी जो है ना वो बचपन से ही मेरी कंडीशनिंग मेरे फादर ने। कैसे? अच्छा, फादर की वजह से फादर की ये था कि जब 2 महीने की जो छुट्टियां पड़ती थी हमें, उसमें हमारा टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर एक होता था, और उस टाइम टेबल में ज़्यादा होता था कि जीके कैसे, स्टैटिक जीके को कैसे आपने महारत करनी है। मतलब मुझे आज भी याद है कि वो करेंसीज, कैपिटल्स और वो सब कुछ जो था वो हम लोगों को पूरा, और मैप को रेफरेंस जो देते थे हम, क्योंकि उस टाइम भी न्यूज़ टीवी में या रेडियो में हम सुनते थे, उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं था जो आज के बच्चों के लिए एक हेवनली थिंग है। इन लोगों के लिए इतना बड़ा ट्रेजर है इनके पास कि अगर आप एनीथिंग अंडर द स्काई आप ढूंढना चाहते हो, आपको जस्ट विद द क्लिक ऑफ अ बटन आपको मिल जाती है। पर हम लोगों को वो एक्वायर करनी पड़ती थी, न्यूज़ का वेट करते थे कि इतने बजे न्यूज़ आनी है, वो न्यूज़ ज़रूर सुननी है। अपने मन पसंदीदा सीरियल्स भी देखते थे, और वो चित्रहार आता था वो भी देखते थे, है ना। तो मतलब हम लोग इतने टाइम के पक्के, रामायण, महाभारत, वो सब हम लोग जो है वो प्रॉपरली देखना भी, उससे क्या होता था एक ओवरऑल ग्रोथ भी होती थी। और उसके साथ साथ जो हम लोगों को मतलब एक न्यूज़पेपर का एक्सेस मिल जाता था, और बुक्स अच्छी रह जाती थी हमारे पास। और फादर का थोड़ा सा रहता था कि वो करवा के ना कभी कभी बीच में हमारा टेस्ट क्विज़ लेते थे,
वो जब सब बच्चों से आगे मेरा आ जाता था तो दैट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर। तो उससे लगता था कि अगर हम मेरे फादर ने हमेशा यही कहा कि आप पढ़ाई पढ़ो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ अपनी जो आपका जो सपना है वो रियलाइज़ करने के लिए सिर्फ बुक्स को फ्रेंड्स बनाओ। 2004 से पहले जो आपकी पेरेंटिंग हुई है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने, मतलब इफ़ यू कुड रिकॉल, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ की है जो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में रही है, एंड जो आगे लाइफ में आप चलते गए और वो आपको हेल्प करती गई, ऑफ कोर्स आप इस मुकाम तक इसी वजह से पहुंचे हो, तो साथ के साथ आप इन पेरेंट्स को मैसेज भी दे दो उनको करना क्या चाहिए। यस, देखो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनर स्ट्रेंथ को ज़्यादा वक्त के लिए बनाए रखना दैट इज़ अ चैलेंज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। कोई भी कितने बड़े मुकाम पे होगा, बहुत बड़े लीडर होंगे, बहुत बड़े रिसर्चर होंगे, बहुत बड़े ऑफिसर होंगे, बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारे दो वर्जन्स रहते हैं। एक है हमारा वीकर वर्जन और एक है हमारा स्ट्रॉन्गर वर्जन। अब वो वीकर वर्जन जो है हम उसको कितना अलाउ करते हैं एम्पलीफाई होने का, वो डिटर्मिन करता है कि हम आगे क्या करेंगे। चैलेंज आना ही आना है, ये लाइफ जब तक है चैलेंजेस हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि जो मुकाम पे पहुंच गए उन्होंने मुश्किलें नहीं देखी। उन्होंने मुश्किलों को देखा बट मुस्कुराहट से देखा। मुश्किल को भी मुस्कुराहट से देखना वो एक बहुत बड़ी कला है, और वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, मदर फादर दोनों से सीखी। जैसे बचपन की बताऊंगी बात आपको, आई वॉज इन 9th क्लास और एक चंडीगढ़ में कोई डिबेट कंपटीशन आया और उसमें बच्चे सिलेक्ट करने थे, तो मैं भी अच्छी थी बोलने में, कंटेंट भी अच्छा बनाती थी, अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था। तो कुछ बच्चों के बीच में हुई चॉइस, तो अल्टीमेटली मैं मतलब प्री फाइनलाइजेशन स्टेज से पहले मैं भी थी बीच में, एंड उसके बाद पता चला कि मैं रिजेक्ट हो गई और 2-3 बच्चे जो भी थे उनको उधर ओके कर दिया गया। तो मैं बहुत परेशान हुई आके घर की, मैंने कहा मम्मी देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं क्या क्या किया, बायसनेस हो गई, ये हो गया वो हो गया। बच्चों के माइंड में 100 चीज़ें चलती, क्योंकि अपने में कॉन्फिडेंस तो था, बट अब कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको फेलियर को फेस करने का भी कॉन्फिडेंस रखना है। तो मम्मी ने मुझे कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं हुआ तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आगे नहीं आएगा कोई, तो ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना, कोई बात नहीं। अगर ये वाला मौका आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि आपका दाना पानी चंडीगढ़ में नहीं लिखा है, आपने वहाँ का पानी नहीं पीना है। तो जिसका जो सिलेक्ट हो गई है, अब आप कहते हो कि उसका कंटेंट बहुत इतना अच्छा नहीं था, मेरा ज़्यादा अच्छा था, बट कुछ ना कुछ उसमें भी अच्छा रहा होगा और कहीं ना कहीं उसका लिखा हुआ था वहाँ पे जाना, तो दैट्स व्हाई शी इज़ देयर। तो इसमें घबराना नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, आप लगे रहो। एंड आई टेल यू, मेरे मम्मी के वो वर्ड्स जो थे उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ थी। तो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया ऑल इंडिया, विजयवाड़ा में जो प्राइज ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन में। तो मतलब दैट वाज अ बिग अचीवमेंट, दे कॉल्ड मी देयर। तो वो एक बहुत बड़ा मेरी अचीवमेंट जो वो इसलिए रही ना, मैंने अपने फेलियर्स को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कि फेलियर का मतलब ये नहीं है कि फेलियर इज नॉट अ पनिशमेंट। अगर हम कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं रिजेक्ट हो गए, तो वहां अगर हम रिजेक्ट हो गए, इसका ये मतलब फेलियर का ये सिग्नल नहीं है कि यूनिवर्स कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। नो, फेलियर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू री-स्ट्रैटेजाइज, टू रीथिंक कि भाई मुझे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है। मे बी मेरा उस टाइम स्पीकिंग लेवल उतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं होगा जो उस बच्चे का था जो सिलेक्ट हुआ। अब मैं ये चीज़ लेके चलूँ कि सिफारिश होती है, हमें कोई नहीं करता, जो जनरल होता है, जनरल ट्रेंड यही है, जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं इन्होंने उसको कर दिया, वो उसका वाकफ था। आज भी यही होता है, पर वो चीज़ माइंड में नहीं लानी है। ये एक पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपनी माइंड में रखनी है कि सपोज करो आप कहीं नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, कहीं आप नहीं पहुंचे हो, तो ये मत सोचो कि गॉड ने आपसे कुछ छीन लिया। नो, गॉड हैज सम बेटर प्लान्स फॉर यू। ये सोचो और बेटर हमेशा मिलेगा। मैं ऑफिसर्स का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, बट बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो MBBS में सिलेक्ट नहीं हुए और वो DC भी रहे,
हाँ, वो वैसे पीएन डिस्ट्रिक्ट के आई आल्सो नो फ्यू। सो वो, और मतलब आप सोचो कि अगर वो एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए होते वो डॉक्टर होते। उनके लिए कुछ बेटर प्लान था डॉक्टर ऑलरेडी। एक मेडिकल प्रोफेशन बहुत अच्छा है, दे आर मतलब वेरी गुड, पर वो एक पर्टिकुलर फील्ड में सेवाएं देते पब्लिक के लिए। उनके लिए गॉड ने कितना बड़ा प्लान रखा था, किसी को उन्होंने गलियां बनवा के देनी हैं, किसी के मसले हल होने हैं, किसी के रेवेन्यू के इश्यूज, किसी के जमीनों के मसले हल करने थे, वो डीसी रहे। तो अगर वो मेडिकल में हो गए होते तो वो नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रहते। यस। और शायद उनका वो वाला जो पोटेंशियल था, जो पोटेंशियल उनका एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो कभी उभर के नहीं आ पाता। तो कोई भी कहीं भी आप ट्राई कर रहे हो एग्जाम की, इतने हताश मत हो जाओ अगर आपकी सिलेक्शन नहीं उसमें होती है। पहला नंबर तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो वो एक्शन प्लान क्लियर होना चाहिए, जो जनरली बच्चे नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कर लेंगे देखेंगे। सबसे पहले आप अपना एक्शन प्लान अगर पुख्ता रखें और उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, हाउ टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। स्ट्रैटेजी में अगर आप जो मेंटोर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो है वो रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी स्ट्रैटेजी को एक बार देख लें, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है और ओवर कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़। देयर हैज़ टू बी देयर इज अ, मतलब आई मस्ट से दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए और बंदा जो है वो सक्सेस की बजाय फेलियर की तरफ चला जाए, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक सीन बन जाता है। तो कॉन्फिडेंस के लेवल इतना रखना है कि जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको आप इज्जत दें। सबसे पहले इस जनरेशन में ये है, जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है, इनके माइंड में ये रहता है कि जितना हमने पढ़ लिया वही दायरा है, उसके आगे कुछ नहीं है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फिलॉसफी। नंबर 2, when we start judging our senior of can say teachers or mentors, judging उनको कर रहे हैं, हम अभी यहाँ हैं, वो वहाँ यहाँ हैं, हम इनको जज कर रहे हैं। तो do we have that mandate? No. Unless and until there is something which is very wrong, आप उसको रिफ्यूट कर दें कि नहीं, उतनी सेंस तो बच्चों में है आज। बिल्कुल है, बिल्कुल। बट ये है कि अगर हम किसी से पढ़ते हैं जस्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हम इसको जज करते हैं, इसको कितना आता है, दैट आपकी पर्सनालिटी का वो इनफैक्ट वो उसको डाउन लेके जाता है। क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी उभारनी है, आपको अच्छी चीज़ें भी दिखेंगी, आपको बुरी चीज़ें भी दिखेंगी, वो आपके ऊपर है। आप उनकी अच्छी चीज़ों को इम्बाइब करिए, जो उनकी कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, इट इज़ देयर ड्यूटी टू वर्क ऑन दैट. It is not our duty to work on that. But yes, one can always suggest, one can always give an advice, but at the same time there again needs to be some level of balance. तो वो बैलेंस अगर बच्चे भी अपने माइंड में रखें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्ट्रैटेजाइज करें, फेलियर्स से डरे नहीं, क्योंकि कोशिश फेलियर से आपका क्या होता है, आपको फिर से सीखने को मिलता है. पर्टिकुलरली स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और इस मेंटोरशिप में तकरीबन 60-70% स्टूडेंट जो मुझसे मिलने आते हैं वो ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं कि घर पे उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक बच्चा सिविल सर्विसेज जैसा जिसे आपको आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, ट्रस्ट इन मी, एंड देन यू हैव क्रॉस दिस पूरा दरिया आपने पार किया है, आग का दरिया, और फिर आपने इस मकाम तक आप पहुंचे हैं. तो वो क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है, वो टाइम आज भी है कि अगर आज पेरेंट इन बच्चों को सपोर्ट करे तो उनकी आधी जर्नी तो वैसे ही आसान हो जाती है. बिल्कुल. और किसी भी सूरत में मुझे नहीं समझ में आता है कि बच्चे को इन जैसे एग्जाम्स में क्यों नहीं पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए. वो कोई गलत काम या इस तरह का कोई काम नहीं है कि जो उनको अपने प्लेजर के लिए, गेम खेलने के लिए, इस तरह के लिए चीज़ें बोलते हैं. तो मैं भी ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस पे कि इनको इनके करियर में हेल्प करो, सपोर्ट करो. अगर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते शाबाशी दो, साथ खड़े रहो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम साथ ही मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में थोड़ा सा लोगों को ये पता चले कि जैसे किस लेवल पे आपने कोई ऐसा फेलियर देखा हो जिस फेलियर की आपको उम्मीद नहीं थी, और उस फेलियर को आपने फिर कैसे डील किया और कैसे बाउंस बैक किया आपने.
मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने वो वाला जो मेरा वहाँ पे मैं नहीं हुई डिबेट में, या फॉर दैट मैटर इनफैक्ट मैं ये कहूँगी जैसे उस टाइम पे पेरेंट्स का ये था कि MBBS के लिए भी करे, है ना। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जो कि अभी डॉक्टर है, तो शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट आई डिडंट वांट टू बी अ डॉक्टर, बट माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो मेरा नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रह गया था मेरा। तो क्योंकि you said that you were meant for bigger things. तो yes, I felt that I always had a feeling कि मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ यार। मैं एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मैंने अपने फादर को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, मुझे मत कराओ ये। But then also it was a kind of failure at that तो बट teenage. हाँ, और उस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला, उस पे तो उस टाइम मिला मुझे। तो बट मैंने उसको बड़े पॉजिटिव वे में लिया और उस टाइम सुन लिया। उस टाइम सुनना पड़ता है बच्चों को भी। मैं बताऊं कि जब पेरेंट्स डांटते हैं उनके अंदर का भी एक गुबार होता है, उसको भी सुनना है। जब बच्चे बोलते हैं तो माता पिता को वो सुनना है, लेकिन जब पेरेंट्स ने मुझे डांटा तो मैंने तो ट्रीट खाई थी फर्स्ट क्लास मूवी देखे। क्योंकि आपका सिलेक्शन ना होने का ट्रीट मेरा तो हुआ नहीं, बट उसका हुआ। कहीं ना कहीं दुख तो था, मैं चलो यार सिलेक्ट हो जाते, तो नहीं जाते तो वो एक अलग बात थी, बट हुआ नहीं है, 2 मार्क्स से रह गया है। वो मुझे याद आ रहा है मैम 3 इडियट्स में वो मूवी में डायलॉग है ना कि खुद का नहीं हुआ इसका ज्यादा दुख नहीं होता, अगले का हुआ इसका ज्यादा दुख होता है। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, मूवी भी थी, एंजॉय किया, खाया पिया फ्रेंड्स के साथ, बट कहीं ना कहीं अंदर तो वो थी, दर्द तो था। पढ़ाई तो की थी ना, मेहनत तो की थी, बट यही था कि नहीं इसको डॉक्टर बनना है, मेरे लिए तो कुछ और है। अच्छा, तो यू वर कॉन्फिडेंट? आई वाज कॉन्फिडेंट एंड मतलब वो, और हमेशा मैं गॉड में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला दरवाज़ा बंद हुआ है ना, तो ये 10 दरवाजे उन्होंने मेरे लिए और रखे। और मुझे किस चीज़ पे मैं अपने पे विश्वास था, मेरी मेहनत। आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। और आज भी मैं अपने जहाँ भी किसी भी पोस्टिंग में जाती हूँ तो मैं पूरा अपना, जिसको कहते हैं ना 100 भी नहीं 200% देती। हर जगह सुनने को मिलता है आपके बारे में। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई शुड वर्क हार्ड। जहाँ से मैंने आपको सुना है कि इतना हार्ड वर्किंग इंसान ऑफिसर हमें नहीं मिल सकता। तो फॉर्चुनेटली वी हैव यू हियर एज अ ऑफिसर। तो हार्ड वर्क का तो कोई, बहुत हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क ही सबसे बड़ा हमारा ऑर्नामेंट है। जो हार्ड वर्क करेगा वो किसी भी तरीके के चैलेंज को डेफिनेटली फेस कर सकता है। और बहुत सारे चैलेंजेस ये भी रहते हैं। उस टाइम पे हमारा क्या था कि उस टाइम पे जनरली टेंडेंसीज थी कि जैसे ही ग्रेजुएशन होती थी गर्ल्स की शादी के लिए रिश्ते आते थे, और मतलब यही होता था पेरेंट्स को भी, चलो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करते हैं, दूसरे घर जाएंगी, पढ़ेंगी, पढ़ना होगा, जॉब लेनी होंगी, लेंगी। ये जनरल ट्रेंड था उस टाइम गर्ल्स के लिए। और नारी को उस टाइम अबला वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता था उस टाइम, अबला नारी। ये मेरे अपने कुछ शुभ चिंतक ही बोलूँगी अब तो जो उन्होंने यूज़ किया था, यूज़ किया था मेरे लिए बहुत। और बड़ी बार मुझे बोलते थे क्या करना है इतना पढ़ के, बिकॉज माई स्टडी जो थी वो थोड़ी सी कईयों के लिए पेन हो जाती थी कि इतना क्यों पढ़ती है भाई, इतना क्या कर लेगी, तो नारी तो अबला होती है, क्या ही कर लेगी। तो यही होता था कि संभालना तो चूल्हा ही है। हाँ, संभालना चूल्हा ही है, क्या करना है करके, कौन पूछ रहा है, क्या है, वो है, ये है, मत करो, शादी करा दो, अच्छे अच्छे रिश्ते, फाइनेंशियली गुड बैकग्राउंड वाले, इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, ये वो, बहुत सारे रिश्ते जो है वो मतलब ऐसे जनरली हर लड़की की उसमें आते हैं फैमिलीज़ में। अगर आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आप अच्छे लोग, बड़ों की नज़र में आपको लग रहा है कि बड़ा सिंसियर है बच्चा, तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स। बट अब वो मेरे ड्रीम्स थे, मुझे पता था पूरे करने हैं, और मेरे फादर को बहुत दृढ़ संकल्प रखा था उन्होंने। तो मदर को कई बार हो जाता था कि यार उधर भी शादी हो गई, फलाने की भी हो गई, तो दैट वाज अ चैलेंज, दैट वाज अ चैलेंज। क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे थे मेरे पेरेंट्स, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मेरे भाइयों को उन्होंने बाहर एडमिशन्स करा दी थी कॉलेजेस में, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस, तो वो बाहर चले गए। तो जो बच्चे बाहर चले गए, ठीक है, पैसे देने हैं उनको और वो अपना करेंगे, बट अब मेरे को यहाँ रखा, तो उसके साथ साथ मेरी पूरे वो मेरी केयर सब कुछ व्हाटएवर, तो वो बहुत मतलब लगे हुए थे इस मेहनत में। तो उनको, लेकिन ये था कि किसी की बातों में नहीं आना है। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि इतनी ये स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनालिटी है कि इसको सबड्यू करना बहुत मुश्किल है। कि कोई किसी भी फैमिली में अगर ये सशक्त होके जाती है, एम्पावर होके जाती है, पहले ही हम इसकी लाइफ अच्छी, अगर जहाँ ये डिज़र्व करती है पहुँचना, अगर ये पहुँच जाए, उसके बाद ये जो है वो है ना शादी करे। हाँ, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज की डेट में फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, अभी बहुत मॉडर्न सिस्टम हो गया है, मैं कहूँगी गर्ल्स बहुत एम्पावर्ड हैं। स्टार्टअप्स, मैं खुद जब टूरिज्म में थी तो कितनी गर्ल्स को हमने यहाँ पे स्टार्टअप्स के थ्रू उनका करियर बना है। जो हम फेस्टिवल्स करते थे उसमें हम लोग इनको वो अपने अच्छे से हमारी जो इनकी आइटम्स थी अच्छी, जो इन्होंने खुद Stalls बनाते वगैरह थे, उनकी डिस्प्ले करके प्रॉपर, तो वो बड़ा अच्छे से उन लोगों को वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गई, तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर देम। तो वो चीज़ें एक्सपोजर्स पहले नहीं थे। अब उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो और आपको बार बार बोला जा रहा है कि फलाना अफसर है, उसका रिश्ता आ गया जी, लड़का ऑलरेडी अफसर बना हुआ है, लड़की पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, करा दो शादी, वो मांग रहे हैं रिश्ता, ये है वो। उसको चैलेंज को देखो किस तरीके से मेरे फादर ने, इतने तरीके से उन्होंने कहा मैं पहले इसको सशक्त करूंगा भाई, ये इतनी काबिल है कि इसकी शी शुड हैव हर ओन आइडेंटिटी एंड आई हैड दैट फीलिंग। और मेरे जो एक ड्रीम्स थे, ड्रीम्स का एक बहुत बड़ा एक मैंने बनाया हुआ था, वो तो कैसल टूट जाना था ना फिर, अगर मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते, मदर सपोर्ट नहीं करते। तो उस तरीके से मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उस टाइम पे थे, और वो चैलेंजेस आज भी लड़कियों को रहते हैं। पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, पेरेंट्स ने उनको बोलना चाहिए बेटा आपके पास टाइम है, आप अपनी मेहनत करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद आप जो है अपनी नेक्स्ट जो पड़ाव है लाइफ का, उसको आप जो है वो अच्छे से चुनो। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो शादियां करके भी, इतने एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी, फीमेल्स ने क्लियर किया है ना। हाँ, अगेन दैट स्पीक्स ऑफ द मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रिट एंड मतलब कमिटमेंट टू द सेल्फ। तो ये आज के दिन में हस्बैंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट, देयर आर गुड नंबर ऑफ इन लॉज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं गर्ल्स का। अब तो बहुत अच्छा हो गया है। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी क्वेश्चंस थे हमारी लाइफ के लिए कि हम लोगों को किस दिशा में जाना है, और अगर जाने लगे हैं तो जो हमारे बड़े हैं वो हमें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं या नहीं कर देते हैं। और ऐसा नहीं है, उस टाइम भी बड़ी इंटेलिजेंट गर्ल्स थी जिनकी शादियां होंगी, जो शायद बहुत बेटर परफॉर्म कर सकती थी, अगर उनको मौका दिया जाता वो बहुत एक्सेल कर सकती थी, बट क्योंकि उनका पाथ ही चेंज कर दिया गया। इट्स ऑल अबाउट पाथ। आई एम नॉट सेइंग कि वो होम मेकर्स हैं जो वो कम है, होम मेकर्स का भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। तो they wanted something else and they achieved something. maybe there are examples and secondly वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, बट जो उनके इनर पोटेंशियल था उसको एक्सप्लोर जो होना चाहिए था, सेल्फ एक्सप्लोरिंग जो उन्होंने करनी थी, वो मौका उनको नहीं मिल पाया। और मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी भी देखी जिन्होंने अपने बच्चों को ग्रूम करके शादी के बाद अपना वो वाला फील्ड पकड़ा। सो दैट अगेन स्पीक्स ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैम मे बी एक बड़ा कारण आपकी सक्सेस का, आपको इस मकाम तक पहुंचाने का है खुद की भी डिसीजन मेकिंग। हाँ, यस। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी जगह पे अग्री टू डिसएग्री वाली सिचुएशन आई होगी कि जिसमें आप आपके फादर के साथ, कभी इंसान के साथ बैठे, आप किसी चीज कोई चीज़ बोल रहे हैं, वो कोई चीज़ बोल रहे हैं, नहीं अग्री करते। देयर आर गुड नंबर ऑफ एग्जांपल जो होती रहती है। तो उस सिचुएशन से कैसे निकले होंगे वो आप जानते हो, और मे बी जिनकी आप बात कर रहे हो कि जो बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकते थे, नहीं पहुंचे, वो डिसीजन मेकिंग में उन्होंने कोई कमी छोड़ी होगी, स्कम कर जाते थे। तो एक स्ट्रांग माइंड जो आपको वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। आई एम ब्लेस्ड विद दैट। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। नोबडी कैन स्टॉप मी। कैंडिडेट्स जिनको मैं अक्सर देखता हूँ कि जैसे 21-22 साल की कोई बच्ची तैयारी कर रही है, तो एक तरीके से मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स कुछ बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, कुछ बच्चों को पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, फिर भी वो अंडर प्रेशर होते हैं, रिस्क नहीं लेना आता है, डिसीजन मेकिंग उनकी राइट नहीं है, और राइट एटीट्यूड कैरी नहीं करते लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसे मैं आपको सुन पाया, समझ पाया, तो आपने ये सारी चीज़ों पे एक्यूरेसी के साथ काम किया और आगे बढ़ते गए। तो आप क्या उन सारे बच्चों को के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो ये हमारी जर्नी है, उस जर्नी में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस ना सिर्फ कैंडिडेट की, बट पेशेंस जो पूरी फैमिली को रखनी है, जिसमें कि बहन भाई और दादू दादी, नानू नानी, मदर फादर, बाकी रिलेटिव्स
जो बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड हैं बच्चे की स्टडी के साथ, उनको उस बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जो फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रेशर हो, Right. और उस बच्चे के ऊपर कोई कंडीशंस लागू नहीं होनी चाहिए। ऐसा था ना, कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस शुड नॉट बी देयर। Applied, right. क्योंकि बच्चे का जो उस टाइम पे चैलेंज क्या है इसमें, इस एग्जामिनेशन में पहले तो परसेवरेंस का टेस्ट है ही है, कंसिस्टेंसी का टेस्ट है ही है, हाउ यू मैनेज, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में आप टैक्टफुली स्मार्ट वर्किंग किस तरीके से करके आप अपने जो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, एनीथिंग अंडर द सन जो है वो पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज़ इतना वास्ट है, तो उसके लिए वो सारी अमास करनी, वो सारा नॉलेज जो है और उसको सारा ब्रेन एक मतलब ओशन में जैसे होता ना वो करना, इसको पूरा ओशन जैसी नॉलेज अपने ब्रेन में असिमिलेट करनी, तो उसके लिए उसको दूसरे प्रेशर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। और पहले तो बच्चे को भी नहीं लेने चाहिए, वो स्ट्रांग रहना चाहिए, उसका अपना माइंड बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने बहुत मुश्किलें जो हैं वो देखी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं जो मेरे सामने आई, जिसमें कि बहुत सारे फ़ैसले हर तीसरे दिन लेने पड़ते थे, चाहे वो मैरिज के एस्पेक्ट की बात कहो या फिर फॉर दैट मैटर मनी यूज़ टू बी अ चैलेंज ऑल्सो। देन आपको अकेले रहना है, कई बार मदर आपके साथ नहीं होंगी, देन यू हैव टू मैनेज योर फूड, यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ, यू हैव टू मैनेज योर क्लोथ्स, यू हैव टू मैनेज, एंड अल्टीमेटली सिलेबस इज सो वास्ट कि यू फाइंड वेरी लेस टाइम फॉर योर ओन कोर्स, वेयर यू फील कि नहीं यार देयर शुड बी अ सपोर्ट। व्हेन यू आर स्टेइंग ऑल अलोन, एक रूम में आप बैठे हो, फिर आपको एक स्टेज आती है जब आपने 4-5 चैप्टर या कुछ रिवीजन की, देन यू नीड समबडी जो आपकी बात सुने कि आपने इतना कर लिया है और अगली मोटिवेशन आपको दे, चाहे वो मदर है, चाहे वो मासी है, चाहे वो फ्रेंड है, कि एक बाजार में भी एक चक्कर लग जाए ना अगर 5 घंटे की पढ़ाई के बाद, तो वो भी एक रिफ्रेशिंग थिंग हो जाती है। पार्क में एक चक्कर लग जाए और आपका जो सीनियर आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, जो आंटी आपको अंडरस्टैंड करती है, उनके साथ वॉक करिए। बहुत मेरे साथ मेरी जर्नी में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे, जब मैं पंचतीर्थी में रहती थी तो वो मेरी आंटियां जो हैं उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की है, खाने से लेके मोरल बूस्टिंग तक। तो वो जो चीज़ है वो मुझे आज भी याद आती है, जब कई बार मैंने परप्लेक्स हो जाना कि हाँ पेपर दे के आई हूँ, पता नहीं क्या है, तैयारी की है, पता नहीं क्या होगा, तो फिर वो उनकी 4 वर्ड होते थे ना, जो एक लाइन जिसमें कि तुमने जब सारा सिलेबस पढ़ा, तुम जब सारा लिख के आई, अब चिंता किस बात की, उसके बारे में नहीं सोचना, बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा, भगवान तुम्हें सही राह पे लेके जा रहा है। बस ये वर्ड्स मुझे एम्पावर कर देते थे। तो कहीं ना कहीं ये सेक्लूडेड नहीं रहना है बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोंट स्टे बिल्कुल सेक्लूडेड कि मैं पेपर दे रहा हूँ दैट्स ऑल, नो, इंटरैक्ट करो, जिसमें कि आपके अंदर जो जितना पढ़ाई करके एक बना होता है ना, एक यू कैन से एक हैवीनेस रहती है कि इतना सिलेबस हमने करा, बट देन व्हेन यू स्पीक टू समबडी फॉर 5 मिनट्स ओवर अ कप ऑफ टी, तो आपको एकदम सारा कुछ जो है वो रिफ्रेश होके आप फिर कोई फ्रेंड है उनसे बात करें, तो आप एकदम जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी चीज़ें हैं, जो डेली कंडीशनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स की बात हम कर रहे थे, तो मुझे याद है जब मैं किसी अपनी एक, हमारी वो एज में मेरे से बड़ी थी, बट वो कभी कभी मेरे को आदत थी, आई यूज़ टू स्ट्रॉल, मतलब थोड़ा सा चक्कर लगाया कि जिस बातें सुनती थी मैं कि बड़े कैसे बात कर रहे हैं और ऑब्जर्व कैसे करते हैं, लाइफ क्या है, तो वो उनके कुछ पंक्तियाँ थी वो मेरे माइंड से निकलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे भी विमेन इतनी पावर नहीं थी, उनके सपने भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे शादी के चक्कर में। तो उनकी लाइंस क्या थी, जब किसी की कोई लड़की अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाई और उसके पहले ही पढ़ाई के ख़त्म होते ही जॉब भी नहीं लगी तो शादी हो गई, तो वो एक लाइंस थी उनकी जो वो बोलती थी बार बार, पंखहीन नीरस जीवन को अब तो रेंगना ही होगा। तो वो चीज़ जो थी ना वो मुझे डराती भी थी कि पंखहीन नहीं रहना है, अपने उड़ान भरनी है, पंख जो है वो अपने वो सलामत रहने चाहिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंथ देती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, स्पार्क ऐड करती हैं आपकी लाइफ में मेहनत के लिए। और गर्ल्स जितनी भी हैं उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि आपको परिवार बहुत अच्छा मिलता भी है, उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसा आपकी
कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप ना एक टेस्टिंग फेज में आ जाते हो, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इनर वैल्यूज से परे हैं। मीन्स जो आपका अंदर का इनर सर्कल है, जिसमें कि आप अपनी मोटिवेशन या अपनी विजडम या अपना सारा जो जजमेंट पूरी या बैलेंस जो है उसको लेके चल रहे हो, बट कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे आपकी लाइफ भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है। वो अगर नेगेटिविटी वाले फोर्सेस हैं तो वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, व्हेन यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ, व्हेन यू हैव द राइट टू मेक योर ओन चॉइसेस, तो फिर आपको वो फोर्सेस जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो हरा नहीं सकते हैं। और ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट अ वेरी हाई पोजीशन, हमें जो भी मिला, हमें बहुत से चैलेंजेस सोसाइटी के फेस करने पड़ते हैं आफ्टर मैरिज। कहीं ना कहीं ऐसे बिहेवियरल, मैं कहूँगी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, आपको दिखता है कि कोई पर्सनैलिटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बट वो पर्सनैलिटी आपकी फैमिली का पार्ट है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू डील विद दोज पर्सनैलिटीज। बट वेन यू आर स्ट्रेंथेंड, वेन यू आर एम्पावर्ड, फिर वो क्रश नहीं कर सकते आपको। तो इफ़ द गर्ल्स वांट कि उनको कोई उनकी जो उनकी थॉट्स हैं और जो उनके बिलीफ है और जो उनकी ड्रीम्स हैं उनको कोई क्रश ना कर सके, उसके लिए यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू प्रिपेयर और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखनी है। डोंट गेट स्वेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपकी पढ़ाई में बाधा पैदा करें। अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में तरक्की कर रहे हो तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे चले जाओगे, बट अगर आपको स्पोर्ट्स में भी लग रहा है कोई रोक रहा है तो उससे थ्रेटन मत होइए, अपने रास्ते को मत बदलिए। अगर आपका रास्ता स्पोर्ट्स का ही है, जैसे मेरा एकेडमिक का था, तो मैं एकेडमिक में अपने रास्ते में मैंने किसी को जितनी ऑब्स्टिकल्स आए, मैंने उनको, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, जब हमारे गोल, हमारी आई जो है वो निशाना हमारा पूरा गोल के ऊपर है, फिर ऑब्स्टिकल तो दिखने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ऑब्स्टिकल का मैं मजा लो कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है। जैसे हम गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, जब हटाते हैं ना उनको, वो भी एक लर्निंग है। तो उसमें काम रहे। जैसे चेस का प्लेयर है तो जो बड़ी जल्दी मूव्स करता है, तो क्या वो जीतता है? वो नहीं जीतता। जीतता वही है जो काम तरीके से अपनी जर्नी करके अपने मूव्स इतनी अच्छी काम करता है कि वो सोच समझ से उसने फैसले किए होते हैं और वो अल्टीमेटली विनर होता है। तो काम भी रहना है, डिटर्मिन्ड भी रहना है, तो उसका एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। और गर्ल्स जो है वो पेरेंट्स को समझाएं कि अगर गर्ल्स, आज ऐसा नहीं है, आज मैंने एक बहुत अच्छी चेंज ऑब्जर्व की है कि अगर किसी की बेटी भी सक्सेसफुल है ना, वो उतना ही माँ बाप उसके को भी, अगर इन लॉज के लिए फ़क्र की बात आती है ना, और शादी के बाद जैसे कहा जाता था ना लड़कियों का, शादी के बाद तो लड़कियों का ठीक है जी यही होता है, नो, आज की डेट में उनको दोनों फैमिलीज ओन करती हैं। और जब आप कुछ बन जाते हो ना, आप अपने माता पिता की भी शान हो, भाइयों की भी शान हो, और आप अपने ससुराल वालों की भी शान हो। ऐसा नहीं है कि लड़की दरवाज़ा लांग गई, शादी हो गई तो ख़त्म, नो। जब आप सक्सेसफुल बनोगे, आप पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बनोगे, जिन पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया। इन लॉज को तो गिफ्ट में होता है ना, तो एक इस किस्म से एक ब्लेसिंग है कि बड़ी अच्छी लड़की घर आ गई, बड़ी अच्छी मैं कहूँगी जो मतलब लर्नड गर्ल जो है वो आ गई। तो जिन्होंने उसको नर्चर किया है उनका भी उतना ही राइट है, और वो एक्सेप्टेंस आज हमारी सोसाइटी में मुझे देखने को मिलती है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि ससुराल वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ रीजंस रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं होंगी फैमिलीज में, बट वहाँ भी एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंस। जब आप पढ़े हो, जब आप एम्पावर्ड हो, फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो फर्दर आपके साथ छोटे हैं उनको भी गाइड करके आगे बढ़ाना है। तो वो जब हम गर्ल्स जब प्रॉपरली अपना गोल अचीव करती है ना, फिर वो सशक्त हो जाती है। और फिर वो, जैसे गांधी जी ने कहा है कि इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल देन यू आर एजुकेटिंग अ फुल फैमिली, इनफैक्ट फैमिली विच इज़ द बेस, तो फिर सोसाइटी। तो आप, जब हमारे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था तो यही चीज़ कही जाती थी ना कि हाँ जी ठीक है, इनको क्या करना पड़ा के, पर एक फीमेल को पढ़ा रहे हो तो आप पूरे कुंभे को पढ़ा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही अगर एक लड़की जो है वो सशक्त हो गई, ऑफिसर बन गई, किसी अच्छी जगह कोई वकील बन गई, कोई डॉक्टर बन गई, तो वो तो पूरी फैमिली को रेज करने में हेल्प करेगी और राइज भी करेगी उनको, मतलब सब लोग जो है उनको राइज करने में मदद करेगी। तो इट्स लाइक दैट। मैम, आपका जो जैसे आपने बोला कि जर्नी जिस तरह रही है, आप 12th में क्या डिसीजंस लिए, आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स, फिर
एज ऑफिसर, तो एक तरीके से आपने बॉस लेडी एटीट्यूड कैरी किया है थ्रू आउट योर लाइफ। यस। अब इस एटीट्यूड का राज क्या है? जाहिर है कि सिर्फ पोजीशन नहीं है, तो वट एवर यू हैव अचीव्ड इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आपकी पर्सनैलिटी मेरा ख्याल ऐसी है, तो कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इस तरह का एटीट्यूड कैरी करने में, और वेदर एवरीबडी शुड डू इट और नॉट? क्या डिफरेंस है एटीट्यूडनल, क्योंकि बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज़ है Yes. इंसान का एटीट्यूड। सो हाउ आर यू कैरिंग इट, एंड इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए इस तरह की क्या मैसेज आप दे सकते हो? यस, मैं कहना चाहूँगी कि जब ये जो हमारी एक्सटर्नल जर्नी है, इस एक्सटर्नल जर्नी के साथ साथ एक इंटरनल जर्नी भी है। वो इंटरनल जर्नी जो है, इंटरनल जर्नी दैट हैज़ टू बी अलाइंड विद दिस एक्सटर्नल जर्नी, जिसमें कि आ जाता है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे इनरिच करते हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कैसे होती है। तो उसमें एक मेडिटेशन, साधना, जिनको भी आप मानते हो, जिन इष्ट देवता को आप मानते हो, जिनको भी आप एक फील करते हो कि वो आपके साथ हैं, है ना, गॉड ऑलमाइटी, तो उनको आप फील करें, उनसे बात करें। सबसे पहले मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो रात को जब हम सोते हैं उसके बाद तो हमें कोई पता नहीं ना होता हम कौन सी दुनिया में हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, तो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी कि हम जिंदा हैं, हमें आपने सही सलामत जो है आज का दिन, एक तक का दिन हमें और दिया, उनको थैंकफुलनेस उनके आगे शो करनी, और उस थैंकफुलनेस के साथ यूनिवर्स को फील करना कि इस यूनिवर्स में हमें एक और कर्म करने का, जो कर्मा योगीज वाला जो है ना, कर्मा के लिए हमें मौका मिला, उसको फील करके उसके बाद जो फर्दर डे है उसके लिए एक थॉट रखनी है कि आज जो मैंने सोच के रखा है, आज के जो मेरे कार्यक्रम हैं, मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ और मैं पावरफुल हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। ये वाइब लेके और फिर यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करना है कि हमें आपने जो अभी तक दिया उसके लिए भी हम बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, और जो आज मुझे करना है उसके लिए भी मुझे शक्ति जो है वो अंदर बनी रहे, इनर स्ट्रेंथ बनी रहे। लाइफ में बहुत सारे ऐसे जगह आती है जिस जगह पे ऊपर वाले पे, गॉड पे छोड़ना होता है, तो ऐसे मकाम जाहिर है कि आपके लाइफ में भी आए होंगे, और आप ऐसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। जिस भी जगह पे आप इस तरह फंसते हो, तो क्या आप खुले मन से गॉड के सामने प्रे करते हो कि इस जगह पे आप करते हो? जैसे एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में आपको, आपने 100% आपने बोला कि आप मेहनत करके जाते थे, एग्ज़ाम लिखते थे, वापस आते थे, आप दुआएं मांगते थे, प्रे करते थे मुझे पास कर देना। तो डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि उनको स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट लगातार रहते ना? देखो, इनर फियर्स होते हैं ना, जो हमारे इनर फियर्स वो बहुत हावी नहीं होने चाहिए किसी पे भी, कोई भी कैंडिडेट है। अगर इनर फियर हावी हो गया तो फिर आप अपनी इतनी कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी एक्सेल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले तो इनर फियर्स को ओवरकम कैसे करना है, जैसे मैंने अभी बताया, इनर फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़नी है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत से बच्चे मेरे साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो बात करते हैं कि आपने नहीं कभी सोचा कि आपका अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्ज़ाम देने के बाद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने उनको बोला, मेरे अपने बच्चे भी यही चीज़ पूछते, मम्मा आपको फियर नहीं होता था? मैंने कहा मैंने कभी फियर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो सिलेबस होता था, हम सिलेबस का जब हमने प्रॉपर किया है तो जब एग्ज़ाम देने जाना है तो तब भी कॉन्फिडेंस आता था कि भाई सिलेबस कंप्लीट है, हम लिख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे। और जब लिख के आ गए हो, जब आपने अपना 100% वहाँ दे दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, आपको कंटेंट राइटिंग, उसके पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी थी तैयारी की, वो सारी आपको मैटर करती है। जो आपने सिनॉप्सिस बनाया, बच्चों को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगी, आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। उसमें आप इतने बड़े टॉपिक को कैसे सिमुलेट करना है आपको माइंड में, उसके लिए आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है। उस सिनॉप्सिस को माइंड में रखिए, उसको रिप्रोड्यूस करके आइए, एंड अलॉन्ग विद द अलाइनमेंट विद द लेटेस्ट व्हाट न्यूज़ अबाउट इट, लेटेस्ट उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं,
वो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, तो देन तो योर आंसर बिकम्स 100% कंप्लीट। जब ये चीज़ें डाल ली तो फिर सोचना किस बात का, फिर ये फीलिंग तो आती थी कि नहीं यार उतना तो एग्जामिनर देख लेगा, दे देगा मार्क्स, तो वो चीज़ है। बट ये लेवल जो है, इस पे आने के लिए हमने सोचना तब तक ही है जब तक कि एग्जाम नहीं होता है। बाद में सोचने का फायदा नहीं ना कोई। एग्जाम से पहले ये सोचना कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब था उसको मैंने स्मार्टली कर लिया कवर, जो टॉप क्लास टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बाकी टॉपिक्स में एक एग्जॉस्टिव स्टडी तो एक बनती है एक बार, तो वो डन है। तो अगर कहीं से इधर उधर से आ भी गया तो वी कैन कोरिलेटेड, तो उसको उस तरीके से जब हमने जो है वो कर लिया, और आंसर राइटिंग जो है, जो कि जनरली बच्चे पहले ही प्रैक्टिस करते हैं, उसको हमने रिप्रोड्यूस कर दिया विदाउट फियर। उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि हमारा होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस स्टेज पे इंसान ये सोचने को अफोर्ड कर सकता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पहले ही सोचना है कि हमने जो किया था वो हमने ये रिप्रोड्यूस करना है, दैट्स ऑल। द मोमेंट यू सी द क्वेश्चंस रिप्रोड्यूस करिए एंड उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, बिकॉज आपने अपना 100% दे दिया, रेस्ट इज गॉड्स ब्लेसिंग। जाहिर है कि इसमें क्योंकि बच्चा लिख के आता है तो फिर आपके हाथ में कुछ होता और अगर नहीं। कुछ गलत हो गया है फिर उसके बारे में सोच के अगला पेपर खराब नहीं करना, कंट्रोल नहीं कर सकता हाँ। ना इंसान उस चीज उसको को, रिजल्ट को, कंपनसेट करें। कंपनसेट करें। कैसे कंपनसेट करें? अगले पेपर्स में कंपनसेट करें। गलतियां होती हैं सबसे, ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ सही लिख के आते हैं, मिक्स हो जाता है चीज़ें, बहुत मिक्स होती हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं मार्क्स को। मतलब सिनॉप्सिस के बावजूद भी अगर किसी से हो जाता है तो उस दिन का आप पढ़ाई छोड़ के हम अगर रोना शुरू कर दें तो जो टाइम बचा है नेक्स्ट पेपर में वो हम वेस्ट कर देंगे। Correct. और अगर हमने वो वेस्ट कर दिया तो फिर अगला पेपर भी इसका एक इफेक्ट आता है, चेन इफेक्ट आता है। मैम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चा आज का तो बहुत स्मार्ट है, इस जनरेशन का जेन जी का बच्चा बहुत स्मार्ट है, बट इमोशनली मुझे लगता है वो ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है, इमोशनली इतना इंटेलिजेंट नहीं है। यस राइट। तो आपके हिसाब से आज के पेरेंट्स को और आज के बच्चों को किस तरह इसको देखना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए अपने इमोशंस को? ये एक बहुत ही मैं कहूँगी टॉपिक जो जिसके अंदर इन डेप्थ एनालिसिस हुआ भी है और हर एक इंसान को करना भी चाहिए। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें, स्टीव जॉब्स, अगर उनको नहीं निकाला जाता वो स्टीव जॉब्स के नाम से आज मशहूर नहीं होते। जेके राउलिंग थी, उसको कोई पब्लिशर्स, उसको 21 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, बट उसने उसके बाद हैरी पॉटर की जो 7 सीरीज बनाई वो चमक गई, है ना, है ना। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको फर्स्ट शॉट में रिजेक्ट कर दिया था और वो बॉलीवुड के टॉप नॉच स्टार्स बने। तो क्या वो चीज़ थी जिसने उनको बनाया? ये क्वेश्चन है सोचने वाला। जब एक बार रिजेक्ट हो जाता है कोई, तो वो हमारे यहाँ पे जनरल ट्रेंड है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, बच्चे जितने भी हमसे नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया, फिर हम दूसरी साइड चले गए। वो नहीं करना। रिसिलियंस एंड पेशेंस, और बार बार उस चीज़ को करना। जब थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब का वो बनाया था तो 1000 टाइम्स वो फेल हुआ। जब 1000 टाइम्स फेल हुआ तो किसी ने पूछा कि 1000 टाइम्स आपको कैसा लगा फेल होके? उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 1000 डिफरेंट वेज थे वो बल्ब बनाने के, मैंने अडॉप्ट किए थे। हाँ, वो मैंने अडॉप्ट किए थे, तो ये वाला जो था ये मेरा फाइनलाइज हुआ। तो दिस इज द वे वी हैव टू टेक द थिंग्स। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपनी मतलब पूरी वो रखना, एक दृढ़ निश्चय रखना कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर ये वाला हमारा स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करी तो लेट इट बी अनदर, देन वी हैव टू चेंज। सी द विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स ना, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू री स्ट्रैटेजाइज। अगर हम हार जाते हैं तो फिर यूनिवर्स, इसका मतलब फेलियर इज नॉट अ पनिशमेंट। फेलियर इज नॉट अ पनिशमेंट। फेलियर से तो इंसान सीखता है कि भाई आगे मैंने कैसे जो है वो नेक्स्ट मेरा कैसे एक्शन होना चाहिए कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं जो मुझे चाहिए। और ये हमने अपने माइंड में हमेशा रखना है कि जो चीज़ हमें चाहिए, पहले अपने माइंड को समझाना है, पहले अपने दिल को समझाना है कि मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ। मैं किसी बड़ी पोजीशन पे अगर जाना चाहते हो, एम बनाया, तो फिर आपने अपने आप को पहले मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि आप एवरेज उसमें नहीं आना चाहते, भीड़ में आप होना चाहते हो अलग। तो अलग बनने के लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा।
जैसे नॉर्मल पढ़ाई सब लोग करते हैं, कहते हैं हमने भी तैयारी की, हुआ नहीं, तो समथिंग आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रैटेजी तो आपकी अपनी होनी चाहिए, विच शुड बी सीक्रेट टू योरसेल्फ ओनली। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ये कर पाते हैं ना, वो आपका कहना है मैम, फेलियर बेसिकली एक टूल है सक्सेस को अचीव करने के लिए। यस बट सक्सेस का एब्सेंस नहीं है फेलियर। यस दिस इज व्हाट यू मीन। यस मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई इन्फॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ मिल सकती है बच्चों को, जो इस तरह के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इस तरह के सिचुएशंस में हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। तो आई गेस दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। एक और सवाल है, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से, आप इतने सारे पोस्टिंग्स और इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, इम्पॉर्टेंट कि सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्या हमारे ऑफिसर्स मतलब जितने तेजी से उनको अपग्रेड होना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के साथ, आर दे अपग्रेडिंग देमसेल्व्स? जैसे हम कंपनीज का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ्स, असेसिंग द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो वो स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी पर्सनैलिटी जो कि पब्लिक सर्विस में है, अगर उनको आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम में सर्वाइव करना है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डू नॉट अलाइन विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो कहीं ना कहीं वो इंसान पीछे रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं या थॉट्स हैं वो हमें बनाती हैं, बट जो हमारा पूरा एरिना है उसमें कामयाब होने के लिए टेक्नोलॉजी आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गई हमारी कि चलो जी हमने कर लिया, बट अगर हम अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर आप इमोशनली सोचें कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, अब हम इसको नहीं आगे लेके जा सकते, और सेल्फ ओरिएंटेशन हम नहीं करते हैं एज पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो हमारी कन्फर्मेशन नहीं है विद द टुडेज वर्ल्ड। तो देन द पर्सन जो है, दैट पर्सन कैन नॉट बिकम अ गुड लीडर इन हिज ओन स्फेयर व्हाटसोएवर। एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर। मैनेजिंग और लीडिंग में बहुत फर्क है। इफ अ पर्सन वांट्स टू एक्सेल, इफ अ पर्सन वांट्स टू लीड in his or her own sphere, then the person has to वो जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर हम देखें वो मैच्योरिटी की स्टेज जब आती है, बर्थ हुआ हमारा, फिर एक इंसान की एडवांसमेंट होती है, उस एडवांसमेंट के बाद उसकी एक फेज आती है जब उसकी मैच्योर स्टेज आती है, उस मैच्योर स्टेज, दैट स्टेज इज द ब्रेक थ्रू ऑफ अ पर्सनस लाइफ, बी इट योर्स बी इट एनीबडीज। वो हमारा ब्रेक थ्रू है जब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके, KS हो गए तो JKS हो गए, तो हम पहुंच गए। अब क्या, हम पीक पे पहुंचे, बट पीक पे सस्टेन कैसे करना है? वो जो ब्रेक थ्रू पीरियड है, जो उसको क्रॉस ग्राफ में हायर लेवल पे करेगा बाय इक्विपिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो एडवांस करेगा। जो नहीं कर पाएगा इस मैच्योरिटी लेवल से, वो पेरिश हो जाए। सो दिस इज रियल एनालिसिस ऑफ आवर लाइव्स। अब हम उस स्टेज पे, एक टाइम था जब वी वांटेड टू बिकम ऑफिसर्स, नाउ वी आर ऑफिसर्स, नाउ वी आर पब्लिक सर्वेंट्स एक्चुअली। तो पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक को सर्व करना है, तो जो टेक्नोलॉजी पब्लिक को दी है वो ऑफिसर को भी उतना ही इक्विप होना है। और वो बहुत सारे हमारे ऐप्स हैं, बहुत सारा हमारा काम है जो सारा जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। हो गया क्योंकि सारे फाइल्स ऑनलाइन हो गई है। और हमारा तो इनफैक्ट जितनी भी हायरार्की है जो हमारे हेल्प के लिए हैं हमारे, वो भी सारे जो हैं वो टेक्निकली इक्विप्ड है, तो वो हमें करना है। सरकार उसमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट। जैसे अभी लेटेस्ट ही हमारी आई गॉट कर्मयोगी ऐप है जिसमें हम ट्रेन होंगे, हम कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके लिए, उसमें किसी भी टॉपिक पे हम अपने आप को वेल इक्विप कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो JKS में या गवर्नमेंट सर्विस में कोई नए लोग आए हैं उनको भी करना है, और चाहे वो जो अभी जिनकी 2 साल की नौकरी बची है उनको भी करना है, बिकॉज उसके बगैर जो चीज़ें हैं वो वर्क नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली हम पब्लिक को सर्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर व्हाट्स द फन? For that we have to be technologically advanced. So moving forward मैम, क्योंकि बहुत सारा वक्त लिया हमने आपका, और
ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा वक्त मिले तो और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती है, बट मैं चाहूँगा कि कोई ऐसे थॉट्स जो आपके मन में हो जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल, ऑन द लाइटर मोड, यू नो, ऑन द लाइटर नोट। क्योंकि आपके माध्यम से मैं चाहती थी कि मैं बहुत से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके माइंड में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो व्हेन यू टॉक टू देम, जैसे आजकल मैं रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ तो प्रिंसिपल, तो मेरा एक अलग सा जिम्मेदारी है, बड़ी मज़ेदार सी है, तो मेरे अंदर वो टीचिंग वाला भी वो आता है थोड़ा थोड़ा। और जब मैं किसी से इंटरेक्ट करती हूँ, या एस्पिरेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी आते हैं मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। हाँ, आपके पास एस्पिरेंट आते हैं, वो मुझे मालूम है। और कुछ चीज़ें मैंने लेक्चर में कुछ लोगों को दी जो ऑफिसर्स हमारे हैं, और दे आर परसुइंग फॉर द हायर एग्जामिनेशंस आल्सो, तो उन्होंने भी वो अच्छा रिजल्ट आया तो दे शेयर्ड कि मैम आपकी कुछ बातें हमें इतनी वो कर गई, एम्पावर कर गई, तो मतलब मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड इनफैक्ट आई फील सो ब्लेस्ड कि अगर किसी को मेरी बात से अगले की ज़िंदगी चेंज हो सकती है तो वो उससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बार मैं भी परेशान होती थी जब अपनी जर्नी में, जब आप उस टाइम पे जो बुक्स का जो कंटेंट था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी ये कि मेरे को ना सारे नोट्स जो अपने बनाने थे वो सारी किताबों से सोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे, तो वो उस टाइम बुक्स वही किराए पे लेके पकड़ंगा से, फिर वो किराए पे लेके फिर फ़ोटो स्टेट करानी, पहले पढ़नी उसमें से, फिर उसमें से निकालनी, फिर उसमें से फ़ोटो कॉपी करानी, फिर एक दिन का किराया दिया, वो भी कभी कभी चुकता था उस टाइम 10-15 रुपये उसके बाद वो वापस देने जाना, तो वो जो मुझे अपना वो साइकिल याद आता है ना, तो दैट रियली यू नो मेरे को इतना अलग लगता है कि किस लेवल का हार्ड वर्क था, किस लेवल का। आज गूगल करो, इतनी सारी वो एप्स हैं, आप कितना कंटेंट निकाल सकते हो। तो बच्चों, आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हो कि आपके पास इतना कुछ है। अभी मुझे ऐसे लगता है कि अगर अभी हमें बोला जाए कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो हम वो करके एक अच्छा सा कंटेंट बना के फिर से हम क्लियर कर सकते हैं। इतना हमने अपने अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो बना के रखा है, और वो उसको आपने जो है, आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कभी डिसहार्टन नहीं होना है आपको कि सिलेबस ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा है, उसमें आपने चलते जाना है। और कुछ सॉन्ग्स जो आपको इंस्पायर करें, कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो आपको इंस्पायर करता हो, उसको लगा लीजिए, उसको सुन लीजिए जब आप थोड़े से टूट जाए। मतलब अगर आप किसी अंकल आंटी से या किसी से नहीं इंटरेक्ट करना चाहते, आपके लिए कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। आपके लिए कोई इंस्पायरिंग, जैसे पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कर लो थोड़ी सी, कुछ अपने स्केचेस, आई यूज़ टू मेक स्केचेस, आई यूज़ टू पेंट, तो सिंगिंग का भी था, तो बहुत मतलब, एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक। उस टाइम रेडियो एफएम तो पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज वो नहीं था शायद उस टाइम जब हम करते थे। तो इनफैक्ट आई वॉज अ कैजुअल अनाउंसर, आई गॉट सिलेक्टेड एज अ कैजुअल अनाउंसर रेडियो कश्मीर जम्मू। तो वहाँ पे भी मैं विविध भारती और उसकी वो करने जाती थी, प्रोग्राम पूरा कंडक्ट। तो वो एक बड़ा मेरे लिए ना एक एड ऑन्स थे मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, और उसके साथ साथ उससे मैं ना फ्रेश हो जाती थी कि चलो यार, तो डू समथिंग लाइक दैट ज़रूर। अगर डांस पसंद है, डांस कर लो। तो मतलब ऐसा रखो अपने आप को एंगेज करके कि आपका जो मेंटल सेटअप है ना, वो हर टाइम एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन की तरफ रहे। वो सेल्फ ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। अटल जी की कुछ पंक्तियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, और मैं चाहूँगी कि बच्चे वो ज़रूर सुने। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब आपने इनलाइटन किया ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारा ज्ञान जो बेहतर ज्ञान है इन लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। सम कोट्स दे कैन यूज, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। एक पोएम है। या तो उसकी वो लाइंस जो थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग फोर्स थी कि बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो मुझे सोने नहीं देती थी और मैं पढ़ाई पूरी करके सोती थी। मैम, one sincere wish you hold for the future of Jammu? Yeah, one very sincere wish which I hold for the future of Jammu is when I will see the 23 paragliding pilots who were trained, the local pilots from Jammu division, who were trained
ड्यूरिंग व्हेन आई वाज देयर या Good time. हाँ, हमने उनको निमाज से ट्रेनिंग करवाई थी और उसके बाद हम P4 भी उनकी ट्रेनिंग हो गई है. नाउ आई वांट टू सी कि जो पैराग्लाइडिंग है वो हमारे जितने हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर अच्छे से हो रही है और लोकल पायलट्स वहाँ पे रेगुलर फीचर के तौर पे करा रहे हैं. आई वुड लव टू सी दैट पैराग्लाइडिंग गोइंग ऑन इन जम्मू एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ द जम्मू really deserves much more the tourism potential और जिसमें हमारा यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा engage हो for promoting entrepreneurship as well as the good hospitality good hospitality to the foreign tourists also. I would love to see the foreign tourists here because national level पे तो हमारे आते हैं and pilgrimage tourism is too good. तो उसके साथ अगर हमारा align होता है border tourism और उसके साथ साथ हमारा align होता है adventure tourism तो उसमें साथ में उसके कुछ ऐसे add-ons हों जो कि टेक्नोलॉजिकली भी आजकल जो एडवांस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में चीज़ें हुई हैं आई थिंक और जिसमें कल्चर हमारा आई वुड रियली लव टू सी कि जो हमारा जितना कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा हमारा है वो एक रूफ के अंडर पूरा प्रोजेक्ट किया जाए और जब भी कोई माता वैष्णो देवी आता है या जम्मू में टूर करते हैं तो वो सारा ब्यूटी जो है हमारी वो देख पाए अंडर वन रूफ. मैम एक लास्ट सेगमेंट है बिफोर वी लेट यू गो. एक रैपिड फायर इज आल्सो वेरी नॉर्मल. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कोई इस तरह की चीज़ फंसाने वाली चीज़ नहीं हम बोलेंगे. हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनका आपको फटाफट से आंसर देना है. पहला क्वेश्चन, वन ऑफिसर यू ट्रूली एडमायर इन होल कंट्री. ओके, रश्मि सिंह मैम. One challenge you overcome silently without telling it anyone. One challenge. Overcoming my fears. At times. वैसे मुझे बात करनी चाहिए थी इस बारे में. In crisis, do you think fast or deep? क्या deep thinking में जाते हो या fast सोचते हो? In crisis, I always strategize how to overcome that crisis, and I immediately strategize that. Okay. मुझे लगता है वो आपका forte है. Yeah. That is your forte. What is one thing without which you simply cannot start your day? Prayer to the God. Not phone? First prayer, and after that, when I watch the pictures of all the, my God, the उसके God. बाद आप start उसके करते बाद मैं, then I start my. Work or family? What is honestly harder to balance? It's very hard to balance the family. Work is just a cakewalk for me. Your toughest goodbye as an officer? Okay. SDM Akhnur, when I was SDM Akhnur, I was very much attached with the people of Akhnur. It They was are very very hard. good people, very good. It was very hard to part with them. क्योंकि आपकी खुद की जगह थी. Yeah. If you given the choice, would you prefer a Jammu posting or Srinagar posting? Anyway, I have worked at Srinagar also. No problem at all. नहीं, अगर दोनों जगह का आपको दिया जाए कल. Jammu तो I am already serving. If I get a posting in Kashmir, I would love to do that. Now you'll take it there in Srinagar. Yeah. Your dream project for Jammu, one closest to your heart, जो भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का आपको लगा हो. अभी मतलब like the some planetarium type of thing here in Jammu. Okay. Yeah. One sincere wish you hold for the future of Jammu. One very sincere wish which I hold for the future of Jammu is when I will see the 23 paragliding pilots who were trained, the local pilots from Jammu division who were trained during when I was there. Yeah. हाँ, हमने उनको निमाज से ट्रेनिंग करवाई थी और उसके बाद हम P4 भी उनकी ट्रेनिंग हो गई है. Now I want to see कि जो पैराग्लाइडिंग है वो हमारे जितने हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर अच्छे से हो रही है और लोकल पायलट्स वहाँ पे रेगुलर फीचर के तौर पे करा रहे हैं. आई वुड लव टू सी दैट पैराग्लाइडिंग गोइंग ऑन इन जम्मू एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ द जम्मू really deserves much more the tourism potential और जिसमें हमारा यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा engage हो for promoting entrepreneurship as well as the good hospitality. Good hospitality to the foreign tourists also. I would love to see the foreign tourists
here because in Jammu. national level पे तो हमारे आते हैं and pilgrimage tourism is too good. तो उसके साथ अगर हमारा align होता है border tourism और उसके साथ साथ हमारा align होता है adventure tourism, तो उसमें साथ में उसके कुछ ऐसे add-ons हों जो कि टेक्नोलॉजिकली भी आजकल जो एडवांस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में चीज़ें हुई हैं आई थिंक, और जिसमें कल्चर हमारा आई वुड रियली लव टू सी कि जो हमारा जितना कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा हमारा है वो एक रूफ के अंडर पूरा प्रोजेक्ट किया जाए, और जब भी कोई माता वैष्णो देवी आता है या जम्मू में टूर करते हैं तो वो सारा ब्यूटी जो है हमारी वो देख पाए अंडर वन रूफ। ग्रेट मैम, एक प्राउडेस्ट मोमेंट जो आपको लगा कि आपके अचीवमेंट, कोई ऐसा अचीवमेंट आपको लगा कि मेरी फैमिली इसमें बड़ा प्राउड कर गई मुझ पे? When I worked so hard in tourism department as joint director and I could explore the unexplored areas और उस पर हम बज़ क्रिएट करके लोगों को जगा पाए और उन लोगों को अपना मुकाम मिला, छोटे छोटे सिंगर्स को अपना मुकाम मिल पाया विद द हेल्प ऑफ द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द एरिया टूरिज्म ने जो इवेंट्स किए, उसमें जब मैं लोगों के चेहरों पे स्माइल देखती थी जो प्लेटफॉर्म की तलाश में थे और उनको प्लेटफॉर्म मिल गए और उसके बाद उन्होंने अपनी उड़ान भरी, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ प्लेजर इवन फॉर द गर्ल्स हु वर एंगेज्ड इन द स्टार्टअप्स एंड दे रियली गेन्ड अ लॉट। तो वो मुझे बहुत प्लेजर देता है जब किसी के चेहरे पे स्माइल देखो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो बहुत अच्छा लगता है और हम कहीं ना कहीं थोड़े से जुड़े होते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत प्लेजर देती है। हाँ मैम, who handles stress or pressure situation better, you or sir? Sir. Sir better situation handle Yes. करते हैं? What is one line you tell to yourself before entering in crisis mode? कोई भी crisis mode आप किसी में enter होते हो तो क्या बोलते हो आप? I feel that have confidence. Have confidence, let's do Have it. confidence, let's do it. And I just remember the Almighty and I started. And then the things go the way I think. That's a blessing. एक जो ज़रूरी क्वेश्चन रैपिड फायर में जो मैं पूछना चाह रहा था, अगर सिविल सर्वेंट नहीं तो आप क्या होते हैं? Fashion designer. Really? Yeah, or interior designer. हमने पूरे I love podcast में designing. इस बारे में कोई बात ही नहीं की है। Because एक टाइम पे मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में भी गई थी वहाँ पे दिल्ली में। I just wanted to, मतलब I love designing, architecture and all, Okay. home designing and all. I like. One अगर मैं वो last नहीं question, होती तो- ma'am. Who is boss at home? Sir. Sandeep sir and you. Sir. But we have a very good mutual understanding. लास्ट में डिसीजन कौन लेता है? You know, I always think of a thing. I bring an idea and then I get approval from him. And when he approves, then I feel so empowered that I can do it all alone also. मैम, आप कानाचक जिड़ी से के रहने वाले हो जी। और मैं चाहता हूँ कि उस जगह पे, क्योंकि आप वहाँ से निकल के आप इतने अच्छे मुकाम पे, आला मुकाम पे पहुँचे हो आप, तो जाहिर है कि लोग आपसे उम्मीद भी कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कोई मैसेज भी दे, क्या पता लोगों को हेजिटेशन हो आप तक पहुँचने में, उनको ये इंस्पिरेशनल वीडियो तो उन तक पहुँच ही जाएगा, आप कोई उनके लिए मैसेज दे दो। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप मुझे ये मौका दे रहे हो कि मैं अपने गांव के लोगों को आपके माध्यम से मैसेज दूं कि वो मेरे साथ मिल सकते हैं। तो मैं डोगरी में देना चाहूँगी। ते मैं सुनैना शर्मा मेहता ते मैं कानाचक झिड़ी दी रोने वाली हाँ, ते तुसें ही पता है कि उत्थों गै निकली है मैं भी इस मुकाम उपर पुज्जी पाई हाँ। और मैं ये आखूँ कि जेड़ा भी बच्चा अपने किसी भी फील्ड च अगे जाना चाहता है और अगर मेरी कोई सपोर्ट तुसें चाहिए है और अगर मेरे को तुसें कुछ भी डिस्कस करना हो मेरे कन्नै, कोई नॉलेज बेस्ड कुछ चाहिए है या कोई किसी तरीके की भी सपोर्ट है तो तुस मेरे कन्नै जेह्ड़ा है ज़रूर आइए मिली सकते हो। और मैं जम्मू गै रौह्नी आं, ओह्दे कन्नै कन्नै कुसै भी तरीके दी सपोर्ट, जेह्ड़ियां मेरियां भैनां छोटियां उ'नें भी कुसै तरीके दी बच्चियें दी सपोर्ट दी ज़रूरत है तो मैं तुंदे आस्तै हमेशा शाना बशाना खड़ोती दी। अमेजिंग। मैं और हम इसमें लिंक मैम का सोशल मीडिया हैंडल का लिंक हम उसमें डाल देंगे बायो में, आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं मैम के साथ। मेरा ख्याल है सारी चीज़ें तो आप, हो सकता है कि हमारी ऑडियंस ये चाह रही हो कि ये फॉर एवर चले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट विल कम अप विद नेक्स्ट एपिसोड ऑल्सो वेरी सून। बट क्योंकि एक साइड हमने देखा
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस घर का, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मैम से कि हमारी तरफ से सर को रिक्वेस्ट करें, संदीप सर को रिक्वेस्ट करें कि वो हमें थोड़ा सा टाइम, आई नो बहुत बिजी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम जब भी वो जम्मू आए हमें दे दे, ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर किस तरह डिस्कस होता है इसी घर से कैसे सारी चीज़ें होती हैं और कैसे आप लोग बैलेंस करते हो, दूसरा साइड भी हमें सुनने का मौका मिले। तो वी होप एंड प्रे कि सर एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कमिंग सून हम उनका एपिसोड देख सकें। साथ ही मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जितने भी हमने इन्फॉर्मेशन, जितना भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर की है मैम ने, इससे बहुत ज़्यादा 1000 टाइम्स आप लोग के साथ और शेयर होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैम से दोबारा मुलाकात हो हमारी जल्दी एपिसोड 2 में। और सारी जितने भी आपने पोस्टिंग्स ली हैं उनके बारे में, क्योंकि वक्त कम है तो इस वजह से नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आप सारे लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पसंद करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो जैसे पीछे एपिसोड्स को दिया है। और जो अगर नेक्स्ट, मैंने तो खुद बोला है कि मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, और उसके अलावा भी कोई और ऑफिसर हो जिनकी आपको उम्मीद हो और जो आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, और हम ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।